बहावलपुर में डेंगू के हवाले से अब अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर में डेंगू सर उठाने लगा। दुबई पलट 27 साल शख्स की रिपोर्ट मस्बत आ गई। मरीज विक्टोरिया अस्पताल के डेंगू आइसोलेशन वार्ड में ज़ेरे इलाज। रवां साल डेंगू केसेस की तादाद बढ़कर 48 हो गई। आपको बताएं कि बहावलपुर में डेंगू सर उठाने लगा। दुबई पलट 27 साल शख्स की रिपोर्ट मस्बत आ गई। मरीज विक्टोरिया अस्पताल के डेंगू आइसोलेशन वार्ड में ज़ेरे इलाज है। रवां साल डेंगू केसेस की तादाद बढ़कर 48 हो गई है। तो यह ताहिर बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं। पिछली अब चूंकि डेंगू की अफजाइश का ये मौजू टाइम है, बरसात का मौसम करीब है और जैसे जैसे बारिशें होंगी और जिस तरह से बरसात का मौसम आगे प्रोसीड करेगा तो उसी तरह से जो डेंगू लार्वा है वो भी आगे उसकी जो अफजाइश है वो बढ़ेगी और डेंगू के जो मरीज हैं वो इससे भी बढ़ेंगे। और एक टाइम पे अगस्त के महीने में बहावलपुर अस्पताल की खास तौर पर बात करें तो 10 से 15 मरीज एट अ टाइम एडमिट होते हैं आइसोलेशन वार्ड में। तो ये अब चूंकि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि डेंगू केसेस रिपोर्ट होने का आगाज हो चुका है और एक मरीज जो है वो पिछले 24 घंटों में उसकी डेंगू रिपोर्ट मस्बत आई है। 27 साल ये शख्स है और महकमे सेहत की तरफ से इसको दुबई पलट शख्स जो है वो डिक्लेयर किया गया है। 5 रोज कबल ये दुबई से बहावलपुर लौटा था और इसका ताल्लुक जो है बहावलपुर के नवाही इलाके जहांगीरवाला से बताया जा रहा है। इसके साथ अगर हम रवां साल रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद करें तो 48 तक पहुंच चुके हैं और इस साल के इख्तिताम पर ओवरऑल अगर हम पिछले साल की बात करते चलें तो 100 से ज्यादा मरीज जो थे वो रिपोर्ट हुए थे। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर कोई खातिर खा इक़दामात ना किए गए डेंगू लार्वा को बेस को करने के लिए तो मजीद जो है डेंगू केसेस अफजाइश जो है डेंगू लार्वा की बढ़ सकती है और केसेस जो है उसमें मजीद इजाफा होने का इम्कान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल बहावलपुर में लोकल केसेस जो हैं वो सिर्फ 3 रिपोर्ट हुए हैं, बाकी सारे टेररिस्ट केसेस हैं और महकमा सेहत की जानिब से भी सर्वेलेंस है उसको बढ़ाया गया और बहावलपुर शहर के अंदर जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं उनकी 100% कवरेज मुमकिन बनाई गई है ताकि डेंगू लार्वा जो है उसको बर वक्त तलब किया जा सके और डेंगू जो है वो आने वाले दिनों में बरसात के मौसम में ज्यादा न फैल सके। जी ताहिर जोया हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में हेल्थ न्यूट्रिशन का महाना जायजा इजलास। सीईओ हेल्थ डॉक्टर गजनफर की सदारत में इजलास हुआ। सीईओ हेल्थ डॉक्टर गजनफर की सदारत में मुतलका अफसरान की शिरकत। इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए माइक्रो प्लान का जायजा लिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे आसिम सिद्दीक। जी आसिम, आगाह करिएगा। माँ और बच्चे की सेहत उस वक्त बेहतर हो सकती है जबकि उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत जो है वो बेहतर हो सके। मतवाज़न ग़िज़ा के लिए हेल्थ न्यूट्रिशन अपना बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम हेल्थ न्यूट्रिशन की माहाना रिव्यू मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसकी सरबराही सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर गजनफर शफीक ने की। डॉक्टर साहब, आज जो मीटिंग है ख़ास तौर पर हमने जो चीज़ें हमारी इस सीज़न में चल रही हीट वेव के हवाले से है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम के हवाले से और प्लस पोलियो के माइक्रो प्लानिंग के हवाले से ख़ास तौर पे एम्फेसाइज़ किया गया। जैसा कि मौसम हमारा आप जानते हैं कि साउथ पंजाब में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और ह्यूमिड भी बहुत ज़्यादा हो गया तो हीट वेव के बहुत सारे चांसेस हैं। उसकी अवेयरनेस के हवाले से न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र को कहा गया कि मज़ीद अपने जो हैं इसमें हैं ऑर्गेनाइज़ करें वो सेशंस, कम्युनिटी हेल्थ सेशंस जिसमें कि अवेयरनेस दी जाए कि लोगों को किस तरह साए में रहना है, धूप से बचना है, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमारा मेन एम्फेसाइज आउट ब्रेक्स पे है। आप जानते हैं कि पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मीज़ल्स की आउट ब्रेक्स हो रही हैं तो कोशिश है कि कम्युनिटी को इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए कि अगर बच्चा को आपका इस हवाले मतलब डायग्नोज हो रहा है तो उसको कैसे आपने आइसोलेट करना है और कौन कौन सी जो एहतियाती तदाबीर है वो करनी है। और आखिर में जो पोलियो कैंपेन जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी सारे केसेस पाकिस्तान में तकरीबन 6 पॉजिटिव केस आ चुके हैं अब तक, तो उसकी जो नेक्स्ट जो कमिंग पोलियो कैंपेन है उसकी माइक्रो प्लानिंग को इम्प्रूव करने के हवाले से ख़ास तौर पे जोर दिया गया कि उस पर अब किसी किस्म का गैप नहीं आना चाहिए। जितना बेहतर माइक्रो प्लान होएगा उतनी ही बेहतर कैंपेन हम कर सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों की ग़िज़ाई की ज़रूरत के साथ साथ पोलियो मुहिम की जो माइक्रो प्लान है उसके हवाले से इनिशिएटिव लिया गया है कि माइक्रो प्लान बेहतर होगा तो पोलियो की मुहिम जो है वो बेहतरीन होगी। जी आसिम, बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया बंदिश। मुरम्मत के नाम पर रोजाना लोड शेडिंग हो रही है। शहरियों का कहना था दिन और रात के औकात में ज्यादा लोड शेडिंग होती है। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया बंदिश, मुरम्मत के नाम पर रोजाना लोड शेडिंग हो रही है। शहरियों का कहना था कि दिन और रात के औकात में ज्यादा लोड शेडिंग होती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा इस मामले का। मुजफ्फरगढ़ के इलाके कायम वाला में इस वक्त हम मौजूद हैं। गुज़िश्ता 2 रोज से
बिजली की लोड शेडिंग का एक सिलसिला जारी है और शहरी जो है वो गर्मी से उनका बुरा हाल हो चुके हैं। उनसे जानते हैं जरा इस हवाले से क्या कहते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, 3-4 दिन हो गए डेली लाइट चली जाती है, पसीना इतना आ रहा है और बिल ऊपर से इतने ज्यादा आ जाते हैं, लाइट लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। अच्छा क्या कहते हैं लोड शेडिंग के बारे में। हफ्ता हो गया जो है ना ये लाइट की जो है ना दिन को 3 से 4 घंटे के लिए चली जाती है और बहुत हम ज्यादा परेशान होते हैं। बिल देखो इनके 10,000 12,000 रुपये बिल भेज देते हैं, लाइट होती नहीं है और हम बहुत ज्यादा जो है ना परेशान हैं। और जो है ना हमारा कारोबार है वो लाइट के बगैर जो है ना गाहक बैठता है यहाँ पे, ना दुकान में ना कोई कारोबार, कुछ भी नहीं है। पसीने से, हब से और गर्मी से जो वो बुरा हाल है मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का ये कहना है कि इस मौसम में, सख्त मौसम में जो लोड शेडिंग की जा रही है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अक्सर औकात वोल्टेज जो है वो कभी कम और कभी ज्यादा हो रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक की अशिया जो है वो उनके भी जलने का जो है खदशा पैदा हो गया है जी। अगर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मियांवाली रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत से आवाम रुल गए। रेलवे फाटक पिपला गुज़श्ता 9 माह से बंद, करीबी मकीनों को आने जाने के लिए कई किलोमीटर फासला तय करना पड़ता है। मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियां रेलवे लाइन से गुजरने लगी हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मुजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, इदारे बरियो जिम्मा हो गए, लेकिन वांडी दित्ता मोची के जो मकीन है वो इन दिनों शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और इस कदर उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि इमरजेंसी की सूरत में इनको कई किलोमीटर दूर का फासला तय करके हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लोगों को रेलवे लाइन क्रॉस करके गुजरना पड़ता है। मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियों के सवार, मोटरसाइकिल चिंचक के बैठे हुए जो लोग हैं, मरीज को अगर यहाँ पे लेके जाते हैं तो वो हिचकोले खाते हुए हॉस्पिटल जाता है। कितनी मुश्किलात हैं इन लोगों को, इस हवाले से इनसे बात करते हैं, बताइएगा। बहुत मुश्किलात का सामना कर पर काफी टाइम हो गया है। एक तो ये है कि खासकर जब हमारे साथ फैमिलीज होती हैं, लाइन के कभी उधर से कभी यहाँ से, बहुत तकलीफ होती है। खासकर जब सुबह स्कूल का टाइम होता है, हमारे बच्चे स्कूल घर से निकलती हैं, गली में क्रॉस करके फिर रिक्शा में बैठते आते हैं, वापसी भी यही रूटीन होती है। एक तो गर्मी इतनी होती है, कहीं ना कहीं से घूम के आना पड़ता है। इमरजेंसी की सूरत में कभी वहां से गुजर गए, कभी वहां से गुजर गए। आला हकाम से ही अपील है कि कोई हम पे मेहरबानी करे, इस अजाब से हमारा छुटकारा, कोई अजाब से छुटकारा दिलाया जाए। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे जी, 2-2 मील फासला तय करते हैं, उधर मरीज होता है, बच्चे होते हैं, अगर रेलवे तो गुजारो तो उन्हें उतार देते हैं, वह तो रक्षा तो पाते हैं। तो ये सड़कें भी इन दिनों इन शहरियों के लिए, इन मकीनों के लिए बेकार हो चुकी हैं, इनका कोई इनको फायदा नहीं पहुंच रहा, मुश्किल ही मुश्किल है। अब देखना यह है कि डिप्टी कमिश्नर मियांवाली इस हवाले से क्या नोटिस लेते हैं, क्या इकदाम करते हैं और इन मकीनों को क्या सहूलियात फराहम करते हैं। जी अख्तर, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ महकमा माहौलियात की कार्रवाइयां, 40 दुकानों पर छापे मार कर प्लास्टिक बैग जब्त कर लिए गए हैं, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात हमीद अख्तर का कहना है कि 600 किलोग्राम प्लास्टिक बैग जब्त किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अलिशफा आसिफ से। जी अलिशफा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है प्लास्टिक बैग पे पाबंदी लगाई गई थी। इसी हवाले से महकमा माहौलियात की जो टीम्स हैं प्लास्टिक बैग फ्री सिटी बनाने के लिए कोशा हैं और मुख्तलिफ दुकानों पे और आउटलेट्स पे छापे भी मार रही हैं। इस वक्त मेरे साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर हमीद अख्तर मौजूद है। इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि अब तक कितना काम हो चुका है और महकमा माहौलियात की टीम जो है प्लास्टिक बैग फ्री सिटी बनाने के लिए कितना किरदार अदा कर रही है। जी, पहले फेज़ में हमने ये किया कि जो ट्रेडर्स हैं या उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ हमने मीटिंग्स की, ताकि एक जो है अवेयरनेस सेशन जो है उनके साथ कर दिया जाए, उनको कन्वे कर दिया जाए। और उसके बाद हमने एक पूरे शहर में जो है मैसिव लेवल पे जो है अवेयरनेस ड्राइव शुरू की, ताकि लोग भी इससे बखूबी वाकिफ़ हो जाएं कि ये एक बैन इम्पोज किया जा रहा है। नेक्स्ट फेज़ में हम लोगों ने जो है जब अपनी इन्फोर्समेंट स्टार्ट की है पिछले 1 माह में, तो हमने चूँकि अवेयरनेस ड्राइव की पहले ही शुरू कर ली थी, तो हमने फिर पूरा फोकस जो है अपना वो इन्फोर्समेंट पे दिया है और हमने जो है मुख्तलिफ दुकानों पे जो है वो इंस्पेक्शंस किए हैं। अभी तक हमारे डाटा के मुताबिक जो है वो हमने कोई 342 के करीब जो है वो इंस्पेक्शंस किए हैं, जिसमें हमने कोई तकरीबन 600 किलोग्राम जो है वो शॉपर जब्त किया है।
ये जैसे ही गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, अभी हमारी टीम्स जो हैं वो रूटीन बेसिस पे और रेगुलर बेसिस पे दुकानों के इंस्पेक्शंस कर रही हैं, और जहाँ भी उनको जो मिलता है ये 75 माइक्रोन से नीचे जो है वो शॉपर, तो उसको जब्त कर लिया जाता है। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ स्टोर्स में जो भी ऐसा प्लास्टिक यूज़ हो रहा है जिस पे बैन है, वो महकमा माहौलियात की जो टीमें हैं वो जब्त कर रही हैं। अभी तक इन्होंने फिगर भी बताया कि तकरीबन 400 के करीब जो है दुकानों की इंस्पेक्शन की है, और जो स्टॉक है वो पूरा का पूरा जब्त कर लिया गया है। तो महकमा माहौलियात की जानिब से जो है आवाम को आगाही भी दी जा रही है कि इसका इस्तेमाल नुकसानदेह है और इसका इस्तेमाल करने पे पाबंदी भी लगाई गई है, जबकि जो भी ये स्टॉक रखेगा वो माहौलियात की जानिब से, महकमा माहौलियात से जब्त भी कर लिया जाएगा। जी, शहर सुल्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी। खवातीन का कहना है रकूम की कटौती नहीं हो रही, हमें 10,500 पूरे मिले हैं। बीडीओ आरिफ कबूल का कहना है कि सेंटर में रेस्क्यू और सिक्योरिटी एहलकार मामूर हैं। मजीद जानेंगे अली हसन से। जी अली। ये बिल्कुल, इस टाइम मैं शहर सुल्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो खवातीन हैं उनको रकूम देने का सिलसिला जारी है। मजीद हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। ये बताइएगा, आपको पैसे मिल रहे हैं, क्या कोई कटौती कर रहा है आपसे? 10,500 पूरी, कई कटौती क्या नहीं। हाँ जी बिल्कुल, खवातीन का कहना था कि कोई कटौती नहीं हो रही है। हमारे साथ आरिफ कबूल है मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी, यहाँ पे जो शहर सुल्तान जतोई में ना, तो कोई कटौती भी नहीं हो रही है। यहाँ पे काम शफाफ तरीके से हो रहा है। यहाँ पे जो बिस्प का अमला है वो भी यहीं पे तैनात है, और टीचर्स भी यहीं पे मौजूद हैं, और बैंक की तरफ से प्रेजेंटर की बतौर काम मैं खुद यहाँ पे सर अंजाम दे रहा हूँ, और यहीं पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे रेस्क्यू और पुलिस का, सिक्योरिटी का वो भी इंतजाम यहाँ पे फुल मौजूद है सर। जी बिल्कुल, आपने वीडियो से जाना, उनका यही कहना था कि यहाँ हमारे सेंटर में किसी किस्म की कोई कटौती नहीं हो रही। अगर कोई यहाँ पे शिकायत करता है अजाला फौरी तौर पे किया जाता है। जी अली हसन, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने स्टैम्प पेपर्स की 3 गुना ड्यूटी फीस बढ़ा दी है। मुल्तान में स्टैम्प पेपर्स की कीमतें बढ़ने से साइलिन परेशान है। सदर स्टैम्प फरोश महर अरशद का कहना है कि 100 वाला स्टैम्प पेपर 300 का हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं महर इमरान से। जी महर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे। नए बजट के पास होने के साथ ही लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, और इस तरह जो हम बताएं कि जो स्टाम्प पेपर्स थे उनकी स्टाम्प ड्यूटी बढ़ चुकी हुई है, और इस तरह बड़े मसाइल हैं। शहरी जो मुख्तलिफ अपने मुआहदे के लिए, ज़मीन की खरीदो फरोख्त के लिए या किसी भी मकसद के लिए स्टाम्प पेपर खरीदते थे, अब उनको 3 गुना से भी ज़्यादा जो है वो पैसे भरना होंगे। और इस तरह जो स्टाम्प फरोश हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि लोग पहले कम पैसे नहीं देते थे इस महंगाई के दौर में, और अब बढ़े हुए पैसे किस तरह देंगे, और इस तरह से जो लड़ाई झगड़े के मामूलात भी सामने आ रहे हैं। लोगों को इल्म नहीं। हर मोहम्मद अरशद से हम जानते हैं, क्या कहेंगे, पहले क्या रेट्स थे, अब क्या हुए हैं और कितनी मुश्किलात हैं? जनाब, पहले 100 रुपए के स्टाम्प बयान एलपी जारी होता था। अब गवर्नमेंट ने पहले 100 रुपए के स्टाम्प 300 कर दिया था, 300 से डिवाइड करके 100 रुपए कर दिया, उनकी मेहरबानी है। अब दोबारा इस नए बजट में जुल्म किया है। नए बजट में 100 रुपए के स्टाम्प 300 रुपए का कर दिया है, और मुख्तार खास का जो 500 के स्टाम्प था वो 2000 की कर दिया। इकरारनामा मुआहदा बैच पहले 1200 का आता था, अब वो 3000 का कर दिया है। बहुत ड्यूटी बढ़ा दी है, स्टाम्प ड्यूटी। मुश्किलात बढ़ गई हैं, आप देख रहे हैं। जी, ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं। पहले 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला स्टाम्प होता था, जो सरकार ने ख़त्म करके 100 रुपए कर दिया था। अब उस 100 रुपए की मालियत को भी उन्होंने ख़त्म करके 300 रुपए का कर दिया है। एफिडेविट एक हर बंदे की ज़रूरत में आता है, जो हर जगह इस्तेमाल होता है। लोग पहले 20 रुपए के स्टाम्प पर एफिडेविट देते थे, अब वही एफिडेविट 300 रुपए पर आ चुका है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और लोग हमसे भी गिला शिकवा करते हैं कि ये आप लोगों ने बढ़ा रखा है। यहाँ मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत फिल दोबारा पुराने रेट। महर इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली की बढ़ती कीमतों और टैक्सेस की भरमार से ताजिर परेशान। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान ने तशवीश का इज़हार कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कल से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत IPP से किए मुआहदों का जायजा ले, कारोबारी बंदिश से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने लगी है। मजीद क्या कहते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से जानेंगे। जी ज़ुहैब, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से।
جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے عام عوام بھی جو ہے وہ کافی پریشان ہے. تو عام عوام تو پریشان ہے ہی ہے، تو دوسری جانب جو صنعت کار حضرات ہیں وہ بھی پہلے سے کیونکہ مشکلات کا شکار تھے. بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے جو سوتی دھاگا ہے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی تھی، اور بہت سی انڈسٹریز جو ہیں وہ پہلے سے ہی بند ہو رہی تھی. تو اب ایک بجٹ کے بعد ایک اور دباؤ جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کو جو ہے وہ اب فیس کرنا پڑا، جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا جو ہے ان کو سامنا بھی کرنا پڑا ہے. تو کل سے جو فلاورز ملز ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ پاکستان بھر میں ہڑتال کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. تو ایوان صنعت و تجارت اس حوالے سے جو ہے وہ کیا رائے رکھتی ہے، کس تشویش کا اظہار جو ہے ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، تو اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ صدر چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال صاحب موجود ہیں. میاں صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو؟ IPPS کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے، حکومت کو اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، بالکل کرنی چاہیے، اور یہ سسٹینیبل نہیں ہے. جو ریٹ ہمارے ملک میں بجلی کے اب ہو گئے، ڈومیسٹک یوزرز تو علیحدہ پریشان ہیں، مگر تاجر اور صنعت کار بھی اتنے ہی پریشان ہیں. سسٹینیبل نہیں ہے یہ ماڈل. اس قیمت پر بجلی لے کر ان پٹ خرید کر چیزیں بنانا اور ان کو بیچنا منافع بخش نہیں رہا. کاروبار بند ہوئیں گے، فیکٹریاں بند ہوئیں گی. میری تو حکومت سے اپیل ہے، وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل ہے کہ تمام انڈسٹری کے لیے جو بجلی ہے وہ 9 سینٹ فی کلو واٹ آور کی قیمت پہ لائی جائے، اور جو فکس ٹیرف لگایا گیا ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے. اب جس طرح تاجر دو اسکیم بھی جو ہے وہ متعارف کروائی جا رہی ہے، بجٹ کے بعد ایک ٹیکسز کی بھرمار بھی جو ہے، اتنا ریونیو بھی جو ہے وہ جنریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس پہ صنعت کار کس طرح سروائیو کرے گا؟ اب چھوٹے دکاندار سے بھی جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، اتنا ریونیو بھی جنریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ایک مہنگائی کا طوفان، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو تاجر دوست سکیم ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے فلاپ ہو گئی ہے، اور اس کو انہوں نے اتنا مشکل بنا کر لاگو کیا ہے کہ وہ جو چھوٹے تاجر ہیں جن کا تعلیم کا معیار بھی بہت کم ہے، ان وہ بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اور یہ چھوٹے تاجروں پر اگر انہوں نے ٹیکس لگانا ہی تھا تو ان کو فکسڈ ٹیکس لگانا چاہیے تھا آن ریونیو، جس کے لیے چھوٹے تاجر خود تیار بھی تھے، تو وہ انہوں نے نہیں لگایا. اس سے تقریباً 24 لاکھ نیا ٹیکس پیئر آ جانا تھا ٹیکس نیٹ میں. مگر پتہ نہیں حکومت کیوں نئے نئے تجربے کرتی رہتی ہے. کبھی یہ بجلی کے بلوں پر لگانے چلے جاتے ہیں، کبھی یہ دکان کے ایریے پہ لگانے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو فلاور ملوں والا مسئلہ ہے، یہ تو جن انڈسٹریز کے اوپر انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا ہے، اب ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم انکم ٹیکس بھی اب ایڈوانس اکٹھا کرنے لگ پڑے ہیں. انکم ٹیکس ساری دنیا میں ایسے اکٹھا ہوتا ہے کہ سال کے بعد جب آپ اپنی کتابیں بند کرتے ہیں تو آپ حکومت کو بتاتے ہیں کہ میں نے اتنا کمایا اور اتنا میرا پرافٹ ہے، اور اس میں سے اتنا حکومت کا شیئر بنتا ہے اور یہ حکومت مجھ سے لے لے. مگر ہمارے ملک میں ایک الٹی روایت چل پڑی ہے کہ ایڈوانس میں انکم ٹیکس لے لیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو بعد میں بتانا پڑتا ہے اگر حکومت نے آپ سے زیادہ انکم ٹیکس کاٹ لیا ہے ایڈوانس میں ہی، تو اس کا پھر ریفنڈ لینے کے لیے آپ کو ایک اور لمبے چکر میں ڈال دیا جاتا ہے. تو میری درخواست ہے وزیر خزانہ صاحب سے بھی، وزیر اعظم صاحب سے بھی، اور گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی کہ مارک اپ کی شرح 12% کی جائے، بجلی کا ریٹ 9 سینٹ کیا جائے، اور جو بجلی کے اوپر فکس ٹیرف ہے اس کو ختم کیا جائے، اور SRO 350 کو فی الفور واپس لیا جائے. اچھا میاں صاحب، اب جس طرح ہڑتالوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، یقیناً جب انڈسٹریز بند ہوں گی تو بے روزگاری کا ایک طوفان جو ہے وہ سامنے آئے گا. جو لوگ ہیں ان کے مزدور ہیں جو کہ ایک وقت کی روٹی بہت مشکل سے کھاتے ہیں، ان کے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو یہ ہڑتالوں سے کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نیا بحران نہیں سامنے آئے گا؟ کیا ہمارا ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے اس وقت؟ جی نہیں، بالکل متحمل نہیں ہو سکتا. اور جو سیکٹر ہڑتال پہ جائے گا وہاں پر بے روزگاری بڑھے گی، اور مجموعی طور پہ پورے ملک میں بھی بے روزگاری بڑھے گی. اور ظاہر ہے جب بے روزگاری بڑھتی ہے، یہ تو ایک چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں چیزوں کا. جیسے ہی بے روزگاری بڑھے گی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہوگی، اسٹریٹس کے اوپر کرائم بھی بڑھے گا. یہ تو ایک مستند بات ہے کہ دونوں کا آپس میں گہرا لنک ہے، اور یہ ہونے جا رہا. انڈسٹری بند ہو رہی ہمارے ملک میں، دھڑا دھڑ بند ہو رہی، اور آئندہ بھی بند ہوئے گی، اور بے روزگاری بڑھے گی. بڑھنے کا خطرہ ہے. صدر چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال نے اس چیز کی تشویش کا اظہار بھی جو ہے وہ کر دیا ہے. تو اس وقت ہمارا ملک اس موجودہ جو ہڑتالوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم کو اور دیگر لوگوں کو جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کو جو ہے وہ اس چیز کا خصوصی طور پر جو ہے وہ نوٹس بھی لینا چاہیے، اور IPPS کے ساتھ جو بجلی کے حوالے سے معاہدے کیے گئے ہیں اس کا بھی جو ہے وہ جائزہ لینے کا غور جو ہے وہ ان کو کیا جانا چاہیے. تو صدر چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال نے اس چیز کی تشویش کا اظہار بھی کر دیا ہے. جی
बहावलपुर में चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर कमेटी ख्वाजा सलमान रफी का जुलूस रूट्स का दौरा। मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वजीर दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल और दीगर वुज़रा भी हमरा। चेयरमैन कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है मुहर्रम में आवाम इदारों के साथ ताउन करें। मज़ीद जानेंगे महमूद ज़हीर से। जी महमूद, आगाह करिएगा। जी, मुहर्रम उल हराम के हवाले से कोई भी हुकूमत हो बहुत ज़्यादा हसास रहती है, लेकिन वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा ने जितनी हसासियत दिखाई है उसका मज़हर आप देख सकते हैं कि कई मिनिस्टर बहावलपुर पहुँचे हैं और जो अहले तशीफ भाई हैं उनके साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए उनकी सिक्योरिटी के मामलात को भी खुद जायज़ा ले रहे हैं आकर। इनके जो चेयरमैन हैं सलमान रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर भी हैं। सर, क्या कहेंगे, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कितनी ज़रूरत है इस वक्त? देखें, पाकिस्तान में इत्तेहाद बैन मुस्लिम तो वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है और आज हम वज़ीर आला जनाब बीबी मरियम नवाज़ साहबा के कहने पे आए हुए हैं और उनके कहने पे हम कई दिन से काम कर रहे हैं। जो लॉ ऑर्डर की कमेटी है उसमें मियां मुस्तफा शोहरमान साहब मेरे साथ हैं, आशिक किरवानी साहब मेरे साथ हैं, बलाल साहब हैं, शाकिर साहब की ड्यूटी किसी और डिवीजन में लगी हुई है। तो 4 हम लोग लाहौर से हैं। IG पंजाब है हमारे साथ, होम सेक्रेटरी साहब हैं, CTD स्पेशल ब्रांच के एडिशनल IGs हैं। तो ये पूरा एक वफद आया हुआ है और हम तमाम डिवीजन हेडक्वार्टर्स पर जा रहे हैं, डिटेल मीटिंग्स कर रहे हैं। एक मीटिंग ऑनलाइन की है, CM साहब ने खुद ही मीटिंग्स की हैं। जो जितने भी इंतजाम उसका हम जायज़ा ले रहे हैं, हसास जगह भी देख रहे हैं, अलर्ट्स को भी देख रहे हैं, जो इंतजाम हैं सिविल के। और ख़ास तौर पर इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बीबी मरियम साहबा की डायरेक्शन पे न्याज का भी इंतजाम किया। तो हर स्कूल ऑफ थॉट हमारे लिए काबिल एहतराम है। जिनका भी प्रोसेशन है, जिनकी भी मजलिस होगी, गवर्नमेंट इंशाल्लाह पंजाब पूरी प्रोटेक्शन देगी और हर किस्म के लिए हम तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी और आखिरी बात यह है कि जो रेस्क्यू 1122 है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो पैच वर्क है, जो इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, चाहे वो मैपको है या लेस्को है, सब ने अपना काम मुकम्मल किया है। और हमारी लोगों से भी अपील है कि इंतजामिया के साथ पूरा हेल्प करें। इंतजामिया दिन रात मेहनत कर रही है, हमारे कांस्टेबल, हमारी लेडीज़ पुलिस, हमारी सारी इंतजामिया मुसलसल काम कर रही है। तो हमारी जो सिर्फ एक मैसेज है लोगों को कि आपने मुकम्मल तौर पर इंतजामिया को सपोर्ट करना है, इसमें पाकिस्तान की इज्जत है, इसी में पाकिस्तान की फलाह है। आशिक कुरबानी साहब, आप भी मेंबर हैं, ये बताइएगा कि किस हद तक आप इंप्लीमेंट करवाएंगे ज़ुबानबंदी पे? इस पे थोड़ी सी वायलेशंस हो जाती हैं। जब ज़ुबानबंदी आपने जितने उलमा की है पंजाब भर में भी और बहावलपुर में भी, इस पे किसी हद तक कंट्रोल हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे कन्वीनर साहब ने आपको बताया है कि CM साहिबा इसको खुद मॉनिटर कर रही हैं और इंशाल्लाह ताला लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए हम डिवीज़न टू डिवीज़न के दौरे कर रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स के भी जाने हैं, ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। ज़ुबानबंदी अरसा दराज से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगी और उस पर बिल्कुल कोई वायलेशन इंशाल्लाह ताला नहीं होगी, कोई वायलेशन नहीं होगी। तीसरे मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल साहब, जरा बताइएगा कि ओवरऑल बहावलपुर वैसे पीसफुल है, कैसा लगा बहावलपुर? यहाँ पर इंतजामात आपने जायजा लिया, उसको जरा एलेबोरेट कर। बहावलपुर जी मेरे तो कम से कम पसंदीदा शहरों में से एक शहर है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर जहाँ पर हम आए, इन्होंने बताया कि 100 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है कि यहाँ पर पुरअमन तरीके से इनकी मजलिस होती भी आ रही है और यहाँ से जुलूस भी निकल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी फ़िक़्ह मतलब है उन सारे इकट्ठे हैं, सब में प्यार है, सब में मोहब्बत है। पूरे पाकिस्तान में मॉडल फॉलो होना चाहिए और हम चाहेंगे कि यहाँ से अमन का और प्यार का पैगाम पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाए। सर, चूंकि आप लोग हमारे मेहमान हैं तो मैं बताना नूरुल अमीन मेंगल साहब आपसे भी जानना चाहूँगा, चलें बल्कि आपको ये बताना चाहूँगा कि बहावलपुर वो खित्ता है जहाँ पर आज तक मुहर्रम उल हराम क्या आम दिनों में भी कोई नागानी वाक़या नहीं हुआ। तो मुहर्रम में तो खास तौर पर बैनुल मज़ाहिब क्या हमांगी देखने को मिलती है। अब आपने भी आज विजिट किया है, क्या कहेंगे बहावलपुर से, क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? क्योंकि आवाम इदारों के बगैर आवाम जो है ताउन ना हो तो आवाम का इदारे अधूरे हैं। बिल्कुल जी, आपका जैसे साउथ पंजाब का लहजा बड़ा मीठा है, वैसे यहाँ के लोग बड़े मीठे हैं और इसी तरह मोहब्बत से और इंतज़ामी के साथ जिस तरह आप देख रहे हैं कि कोऑपरेशन है और इंतज़ामी की आपके साथ भी सरपरस्ती भी है और कोऑपरेशन भी है। आप देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से 5 वज़रा, IG साहब, माई सेल्फ, कमिश्नर सारे इधर आए हुए हैं ताकि यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे हम देखें कि आपके कोई इश्यूज़ हैं ताकि उनको उधर ही हम सेटल भी कर सकें, रिजॉल्व भी कर सकें, मामलात को रिजॉल्व किया जाएगा, किसी नागहानी वाक़े से बचा जाएगा। ये आप कंपीना के साथ इस वक्त सुन रहे हैं, सब ने इंशाल्लाह ताला बहावलपुर में मुहर्रम पूरा मन होगी जी। अब आपको मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट करें। मुल्तान पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी। मुल्तान से कल 485 जुलूस बरामद हो गए, 101 जुलूस हसास करार। मुख्तलिफ मकामात पर कुल 1533 मजालिस मुनक्किद होंगी, 355 मजालिस हसास करार। इस हवाले से मजीद जानते हैं अहमद खान से। जी अहमद खान, बताइएगा।
جی بالکل، ملتان میں محرم الحرام کے حوالے سے بات کریں تو ملتان پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلان جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، تشکیل جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ گلگشت ڈویژن کے حوالے سے بات کریں تو گلگشت ڈویژن میں کتنے جلوس اور کتنے مجالس کا انعقاد کیا جائے گا، کتنی سیکیورٹی جو ہے وہ تعینات کی جائے گی جلوسوں اور مجالس پر۔ ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے ایس پی گلگشت ڈویژن سیف اللہ گجر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے؟ کیا پلان گلگشت ڈویژن میں تشکیل کیا گیا اور کتنے جلوس اور مجالس جو ہیں وہ یہاں سے نکالے جائیں گے؟ جی، ہمارے گلگشت ڈویژن میں 237 مجالس ہیں اور 72 جلوس ہیں۔ اس پہ ہم نے 300+ کی نفری لگائی ہے۔ 3 ٹیئر سیکورٹی ہوگی جس میں لوکل والنٹیئرز بھی ہوں گے، تو 3 دفعہ چیک کر کے ایک جلوس جب مجلس میں کوئی شخص پہنچے گا، اور موجودہ سیکورٹی حالات کے پیش نظر اس کو ہم بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ بہت کریٹیکل لیول پہ جو سیکورٹی سچویشن ہے کنٹری میں، اس لحاظ سے ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے 3 ٹیئر سیکورٹی کا انتظام کیا گیا ہے، سرچ کا انتظام کیا گیا ہے، روف ٹاپ ڈیوٹی اور ہر قسم کی انشاءاللہ پرامن رہے گا۔ جی بالکل، گلگشت ڈویژن میں جو ہے وہ محرم الحرام کے موقع پر جو ہے وہ ملتان پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ 3 لیئر سیکیورٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی، کسی بھی شخص کو جلوس اور مجالس میں جانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ خاص طور پر جو ہے وہ CCTV کیمروں کے ذریعے جلوس اور مجالس کی جو ہے مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ اوور آل بات کریں تو ملتان پولیس کی جانب سے 7000 سے زائد جو ہے وہ پولیس اہلکار اور افسران جو ہے وہ ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ جلوس اور مجالس میں جو ہے وہ بغیر چیک کیے جانے بھی جائے گا۔ جی، رحیم یار خان میں محکمہ تعلیم کے AEOs اور اسکول سربراہان کی لیڈرشپ ٹریننگ۔ CO ایجوکیشن نے ڈپٹی DEO جہانزیب عالمگیر کے ہمراہ ورکشاپ کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عامر بھٹی سے۔ جی عامر بھٹی، آگاہ کریں۔ بالکل، رحیم یار خان میں ضلع بھر کے سرکاری اسکولوں کے AEOs اور اسکول ہیڈز کی تربیتی ورکشاپ جاری ہے، جس کا وزٹ جو ہے وہ ہمارے CO ایجوکیشن محمد طارق جمیل بلوچ اور ڈپٹی DO جہانزیب حسین نے کیا۔ ان سے جانتے ہیں، سر بتائیے گا آج کی جو تربیتی ورکشاپ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ECCE کے پلیٹ فارم سے یہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کی تدریس کو فوکس کرنے کے لیے اسکولوں میں ECCE روم بنایا گیا ہے، جہاں 3 سے 5 سال کے بچے داخلہ لیتے ہیں۔ اس حوالے سے 165 اسکول ہمارے آلریڈی جو ہے وہ ورکنگ کر رہے ہیں، اور اس میں اب مزید اسکول ایڈ ہوئے ہیں۔ تو ان اسکولوں کو بہتر طریقے سے فنکشنلائز کرنے کے لیے ECCE کی ہمارے اسکولوں کے ہیڈز اور AEOs کی ٹریننگ چل رہی ہے۔ یہ دوسرا بیچ چل رہا ہے۔ ٹوٹل 117 ہیڈز اور AEOs اس ٹریننگ میں حصہ لے رہے ہیں، اور تحصیل رحیم یار خان میں اس وقت 40 کا ایک بیچ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہیڈ ٹیچرز اور جو AEOs ہیں اس کو بہتر کرنا ہے، تاکہ وہ ECCE کلاس رومز کو بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اور اس حوالے سے بہترین ماسٹر ٹرینرز جو ہیں ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ٹریننگ جو ہے بڑی سموتھ جو ہے چل رہی ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے جو ECCE ہے اس کو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے انرولمنٹ کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ بالکل، انرولمنٹ کا سب سے بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے، اور تربیتی ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ جو AEOs ہیں اور جو اسکول ہیڈز ہیں ان کی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے اس میں نکھار آ سکے۔ عامر بھٹی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں رحیم یار خان میں محکمہ تعلیم کے AEOs اور اسکول سربراہان کی لیڈرشپ ٹریننگ۔ CO ایجوکیشن کا ڈپٹی DEO جہانزیب عالمگیر کے ہمراہ ورکشاپ کا دورہ۔ 10 ماسٹر ٹرینرز لیکچرز دے رہے ہیں۔ ڈپٹی DO جہانزیب عالمگیر کا ایسا کہنا ہے۔